अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कल्याण का रेलवे स्टेशन आया तो बम्बई शुरू हो गया। कल्याण के बाद पंजाब मेल दावर के लोकल स्टेशन पर रुकी। प्लेटफार्म पर उतरने की बजाय मैं दूसरी तरफ रेलवे लाइन पर उतर गया और यार्ड की दूसरी पटरियों से गुजरता हुआ दूसरे प्लेटफार्म पर चढ़ गया। प्लेटफार्म की घड़ी दिन के 8 बजा रही थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और लगता था कि बूंदाबांदी हो चुकी है। मैं एक जगह दूसरे मुसाफिरों के साथ बेंच के किनारे पर बैठकर माहौल का जायजा लेने लगा। यहाँ मिलिट्री पुलिस का कोई आदमी मौजूद नहीं था। मैंने स्टॉल पर चाय पी और एक बुक स्टॉल से टाइम टेबल खरीदा। अंग्रेजी अखबार पर निगाह डाली। वहाँ ना तो कहीं मेरी खबर थी और ना ही कोई तस्वीर छपी थी। मैं दूसरे मुसाफिरों के रेले में शामिल होकर सीढ़ियों वाले पुल की तरफ बढ़ा। पुल अबूर करके प्लेटफार्म पर आया और दूसरे मुसाफिरों के साथ स्टेशन से बाहर आ गया। मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने मुझे घेर लिया। उनमें कोई होटल वाला था, कोई टैक्सी वाला और कोई विक्टोरिया यानी बग्घी वाला था। मैं एक मुसलमान लड़के के साथ विक्टोरिया में बैठकर भिंडी बाज़ार के बगदादी होटल में आ गया। मामूली किस्म का कमरा था। एक बेड और पुरानी सिंगार मेज़ कोने में रखी थी। चाय मंगवा ली और फिर टाइम टेबल खोलकर बम्बई से मद्रास जाने वाली ट्रेनों का जायजा लेने लगा। एक ही ट्रेन मेरे लिए मौजूद थी जो रात के 10 बजे बम्बई से रवाना होकर अगली रात पिछले पहर मद्रास पहुंचती थी। बहुत तवील सफ़र था। मेरे पास भारतीय करेंसी में सिर्फ 1000 रुपये रह गए थे। फर्स्ट क्लास में सफ़र करना वैसे भी मेरे लिए ख़तरनाक था। थर्ड क्लास में आदमी दूसरे मुसाफिरों में गुम हो जाता है। दोपहर के खाने के बाद मैं सो गया। शाम को आँख खुली तो भिंडी बाज़ार में आकर पहला काम यह किया कि नए कपड़े खरीदे। फिर स्टेशन पहुंच गया। मद्रास एक्सप्रेस में फर्स्ट क्लास वगैरह में बुकिंग हो रही थी, मगर थर्ड क्लास की टिकट के बारे में बाबू ने बताया कि वो ट्रेन चलने से कुछ देर पहले ही मिलेगी। उसने बताया कि ट्रेन रात के 9 बजे रवाना होती है। टाइम टेबल में वक्त गलत छप गया था या किसी और वजह से ट्रेन की रवानगी का वक्त तब्दील कर दिया गया था। मैं वापस अपने होटल में आ गया। मेरा प्रोग्राम यह था कि 8:30 बजे स्टेशन की तरफ रवाना हो जाऊंगा। 7:30 बजे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। मैंने खाना कमरे में ही मंगवा लिया। मैं खाना खाने लगा। दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। अभी मैंने खाना ख़त्म ही किया था कि दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और एक शख्स अंदर आ गया और बोला, अस्सलाम वालेकुम। कुदरती तौर पर मेरे मुंह से वालेकुम अस्सलाम निकल गया। अब जो उसकी सूरत देखी तो दिल धक से रह गया। मैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। ये वो शख्स था जिसके बारे में मुझे यकीन था कि सीआईडी का आदमी है और जिसे मैंने मिर्ज़ा गालिब के मज़ार पर और फिर मित्रा के स्टेशन पर देखा था। मैंने अनजान बनते हुए कहा, माफ़ करना भाई जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो मेरे पास ही पलंग पर बैठ गया। उसकी तोंद पतलून की पेटी से और बाहर को निकली हुई थी। एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, चंडीगढ़ के कांग्रेसी लीडर राम प्रकाश से मुसलमान बनने में आपको कोई ज़्यादा देर नहीं लगी। बात साफ हो गई थी। वो दिल्ली से मेरे पीछे लगा हुआ था। कोई लगी लिपटी रखे बगैर उसने अपना आईडी कार्ड निकाल कर मुझे दिखाते हुए कहा, मेरा नाम केवल कृष्ण है। मैं दिल्ली में सीआईडी का इंस्पेक्टर हूँ और आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। भागने की कोशिश फजूल होगी क्योंकि बाहर पुलिस मौजूद है। मेरे पास वक्त इतना नहीं था कि मैं मुकद्दस नक्श को आजमाता। उसने मुझे बाजू से पकड़कर जैसे ही उठाने की कोशिश की। मैंने मुस्कराते हुए कहा, माशा जी, अब जब के बात ख़त्म हो गई है, मैं आपके कब्ज़े में हूँ। मुझे इतनी इजाज़त तो दे दें कि तंबाकू के 2 कशी लगा लूँ। ये कहते हुए मैं दूसरे हाथ से जहरीला सिगार जेब से निकाल चुका था। उस बदबख्त ने कमाल कर दिखाया। झपट कर सिगार मेरे हाथ से छीन लिया। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो सिगार की तरफ देखता हुआ बोला, ये तुम बुझा हुआ सिगार क्यों पीते हो? जहरीला सिगार मैं कई बार बुझा चुका था। मैंने कहा, बुझे हुए सिगार में नशा ज़्यादा होता है। उस गधे ने देखते ही देखते सिगार फर्श पर फेंक कर उसे पाँव से मसल दिया और अफसोस कि मैं अपने इंतहाई कीमती सिगार को न बचा सका। यह काम पलक झपकते में हो गया था और जो कुछ मैंने किया वो भी पलक झपकते में हो गया था। उसके जबड़े के लिए मेरी एक ही फ्लाइंग किक मोहलक साबित हुई। वो पलट कर गिरा। उसकी खोपड़ी का पिछला हिस्सा सिगार मेज के किनारे से टकराया। मैं उछलकर दोनों पैरों से उसके हलकों पर गिरा तो उसकी गर्दन ढल गई और खोपड़ी के पिछले हिस्से से खून उबल उबल कर बहने लगा। मैंने अपने कीमती सिगार को आखिरी बार देखा। वो रेजा रेजा हो चुका था और मेरे लिए बिल्कुल बेकार था। यह बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन अब मुझे वहाँ से हर हालत में भाग जाना था। मैं होटल की सीढ़ी चढ़कर छत पर पहुँच गया। मैंने मुंडेर की ओर से नीचे देखा।
वाकई नीचे पुलिस की एक जीप खड़ी थी। एक थानेदार जीप के करीब बेचैनी से टहल रहा था। उसका पिस्तौल बेल्ट में लगा हुआ था। छत से एक सेवरेज पाइप दूसरी बिल्डिंग तक जाता था। मैं उस पाइप के सहारे दूसरी इमारत की छत पर उतर गया। ये एक 2 मंजिला इमारत थी। अंधेरा बढ़ रहा था। बिल्डिंग के फ्लैटों में रोशनी हो रही थी, लेकिन जहां मैं था वहां रोशनी नहीं थी। मैंने दूसरी तरफ से नीचे झांका। नीचे गली तो थी, मगर बिजली के तार भी फैले हुए थे। गली में छलांग लगाना मौत को गले लगाने के मुतरादिफ था। हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी। गली 15 फुट चौड़ी थी। उसे छलांग लगाकर भी पार नहीं कर सकता था। जनूब की तरफ नीचे दूसरे मकान की छत ढलानी थी। उस छत से जहां मैं मौजूद था, ढलाई छत को 12-13 फुट नीचे होगी। मैंने पांव दूसरी तरफ लटका दिया और फिर हाथ छोड़कर ढलवान पर छलांग लगा दिया और गिरते ही नीचे खिसकने लगा। थोड़ा सा खिसकने के बाद मैं रुक गया और खुद को छिपकली की तरह छत से चिमटा लिया। दफातन नीचे से किसी ने आवाज़ दी, अरे धनिया देख तो ऊपर क्या गिरे है रे। मैं आहिस्ता आहिस्ता केकड़े की तरह रेंग कर छत के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। यहाँ नीचे दूसरी मंजिल का बरामदा था। बरामदे में एक कुर्सी खाली पड़ी थी। फ्लैट करीब बना थे। अंदर से किसी बच्चे के रोने और माँ के झड़कने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं बरामदे में कूद गया। आवाज़ सुनकर अंदर से एक मराठी औरत साड़ी संभालती हुई निकली। ओए माँ ठग, वो चीख पड़ी। सीढ़ियों का दरवाज़ा मेरे सामने था। मैं जितनी तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर सकता था उतर कर नीचे गली में पहुंच गया। सामने ईरानी होटल में लोग खाना खा रहे थे। रिकॉर्डिंग हो रही थी। गली हल्की फुहार में भीग रही थी। किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। इस जने से फ्लैटों के लोग उतरते चढ़ते रहते थे। चंद कदम तेज तेज उठाने के बाद मैं लपक कर गली की दूसरी सिमत हो लिया। यह गली भी आगे उसी बाजार में निकली जहां पुलिस की गाड़ी बगदादी होटल के बाहर खड़ी थी। मैंने दूर से देखा कि होटल के बाहर जलते बल्ब की रोशनी में पुलिस की गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर ही बैठा था। इसका मतलब था कि बाकी सिपाही इंस्पेक्टर की क़यादत में ऊपर जा चुके थे। मैं उल्टे पांव भिंडी बाजार से मोहम्मद अली रोड की तरफ चलने लगा। यहाँ बाजार में ट्रैफिक का रश था। मेरीन ड्राइव वगैरह का इलाका होता तो पुलिस की जीप मेरा पीछा करके मुझे पकड़ सकती थी, लेकिन यहाँ जीप इतनी भी तेज़ी से मेरे पीछे नहीं आ सकती थी जितनी तेज़ी से मैं चला जा रहा था। मोहम्मद अली रोड अभी दूर थी कि करीब ही बस स्टॉप पर एक बस आकर रुकी, जिसकी पेशानी पर लमिंगटन रोड लिखा था। जो असाब बम्बई में रह चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि बम्बई सेंट्रल का रेलवे स्टेशन लमिंगटन रोड पर वाक़ है। मैं लपक कर बस में सवार हो गया। बस अपनी मामूल की रफ्तार से चल रही थी। भिंडी बाजार के इलाके से निकलकर मैं एक बस स्टॉप पर उतर गया। यहाँ से टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से कहा कि कल्याण चलो। ड्राइवर ने घूमकर मेरी तरफ देखा। कल्याण बहुत दूर है बाबू, अपन उधर को नहीं जाएगा। मैंने जेब से चंद नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसने मुस्कुराकर नोट जेब में ठोंसे और टैक्सी स्टार्ट कर दी। कल्याण बम्बई से 60 मील दूर है। मेरा प्रोग्राम था कि बम्बई सेंट्रल से चली हुई मद्रास एक्सप्रेस को मैं कल्याण स्टेशन पर जाकर पकड़ूंगा। मैं बम्बई सेंट्रल और दावर रेलवे स्टेशन से बचना चाहता था। मैंने ड्राइवर से वक्त पूछा। रात के 8:30 बज रहे थे। निसफ घंटे बाद सेंट्रल स्टेशन से मद्रास एक्सप्रेस रवाना होने वाली थी। उसे दावर ठहरना था, जो बम्बई से 9 मील दूर था, और इसके तकरीबन 1 घंटे बाद कल्याण पहुंचना था। मैंने ड्राइवर से कहा कि टैक्सी तेज चले। मुझे कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को मद्रास एक्सप्रेस पर अलविदा कहना है। मेरे पास 1.5 घंटा था। टैक्सी को 60 मील का फासला एक नहीं तो 1.5 घंटे में तय कर लेना चाहिए, जबकि सड़क पर रश भी नहीं था। ड्राइवर ने शहर से निकलते ही टैक्सी बम्बई से पूना जाने वाली हाईवे पर डाल दी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ड्राइवर गाड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा था। मैंने 2-1 बार उसे तेज़ चलाने को कहा तो बोला, बाबू सड़क पर फिसलन है, गाड़ी उलट जाएगी। कम बखत बारिश को भी आज ही बरसना था। खंभों की रोशनियां पीछे चली जा रही थीं। टैक्सी वीरान सड़क पर खेतों के दरमियान से गुजर रही थी। टैक्सी ड्राइवर एक फाटक से गुजरा तो बोला, बाबू अभी मद्रास मेल नहीं चला, हम उसको कल्याण पर पकड़ लेगा। अभी ये जुमला उसके मुंह में ही था कि एक धमाका हुआ। मैं पिछली सीट पर ऊपर को उछला। ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाई। गाड़ी ने चक्कर खाया और सड़क से उतरकर कच्चे में रुक गई। मारा गया बाबू, साला टायर बरस्ट हो गया है। मैंने अपना सर थाम लिया। तुम्हारे पास सटपनी है? मैंने बेख्तियार पूछा। सटपनी के बगैर हम कभी नहीं चला बाबू। यह कहकर ड्राइवर गाड़ी से बाहर आ गया। उसने मुझे भी बाहर आने को कहा। फिर डिग्गी से फालतू टायर और जैक निकाला और अपना काम शुरू कर दिया। बारिश की फुहार उसी तरफ पड़ रही थी।
मैं दरख्त के नीचे जाकर अंधेरे में बैठ गया। ड्राइवर गुजरात काठियावाड़ का दुबला पतला मगर बड़ा तेज तर्रार नौजवान था। टायर बदलने में पौन घंटा लग गया। रात के 9:15 बज गए। मद्रास एक्सप्रेस बम्बई सेंट्रल से चल पड़ी थी और दावर पहुंचने वाली थी, जबकि हम दावर से कोई 15 मील आगे ही पहुंच चुके थे। मैं तुम्हें 100 रुपये इनाम दूंगा, गाड़ी जितनी तेज चला सकते हो चलाओ। मैंने कहा, बाबू तुम फिक्र क्यों करता है फोकट में? अरे बाबा तुमको मद्रास एक्सप्रेस पकड़ कर दिखा देगा। ये कहकर उसने इंजन स्टार्ट कर दिया। उसने वाकई कमाल कर दिया। अब इतनी तेज़ गाड़ी चलाई कि मुझे खौफ महसूस होने लगा कि कहीं गीली सड़क पर गाड़ी उलट ना जाए। वो 17 मील से ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। रास्ते में छोटे छोटे कई कस्बे आए, यहाँ वो गाड़ी की हल्की रफ्तार कर देता था। कस्बे निकलते ही फिर स्पीड पकड़ लेता। दूर से कल्याण रेलवे स्टेशन की बत्तियाँ नजर आई तो ड्राइवर ने खुश होकर कहा, आ गया कल्याण साला। मैंने सर घुमाकर पीछे देखा तो दूर मद्रास एक्सप्रेस के इंजन की रोशनी भी नजर आना शुरू हो गई थी। मद्रास एक्सप्रेस भी आन पहुंचा है, यह कहकर ड्राइवर ने स्पीड और तेज कर दी। 15 मिनट बाद मैं कल्याण रेलवे स्टेशन पर टैक्सी से उतर रहा था। ड्राइवर को 100 रुपये इनाम देकर मैं स्टेशन के गेट की तरफ भागा, क्योंकि मद्रास एक्सप्रेस कल्याण के आउटर सिग्नल में दाखिल हो चुकी थी। इस स्टेशन पर एक्सप्रेस 2-3 मिनट से ज़्यादा देर नहीं ठहरती थी। मैंने देखा कि टिकट घर की खिड़की पर रश है। मैंने आगे बढ़कर टिकट लेने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। इतने में ट्रेन ज़मीन हिलाती और शोर मचाती हुई प्लेटफार्म में दाखिल हो गई। मैंने गेट पर खड़े टिकट चेकर से कहा कि मेरे पास टिकट खरीदने का वक्त नहीं है, मैं फर्स्ट क्लास का मुसाफिर हूँ, रास्ते में गार्ड से टिकट बनवा लूँगा। फर्स्ट क्लास का नाम सुनकर टिकट चेकर ने मुझे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। ट्रेन प्लेटफार्म पर रुक चुकी थी। मैं पिछली बोगी की तरफ दौड़ा। ट्रेन में बहुत रश था। मैं थर्ड क्लास के एक डब्बे में किसी न किसी तरह घुस गया। जितनी देर ट्रेन यहाँ खड़ी रही, मैंने खिड़की में से सर बाहर ना निकाला। ट्रेन चली तो मैंने मुसाफिरों का जायजा लिया। मुसाफिरों में औरतें भी थीं। ये लोग मराठी और गुजराती ज़बान में तेज़ तेज़ बातें कर रहे थे। मैं इन ज़बानों से ना वाकिफ़ था, अलबत्ता गुजराती का कोई लफ्ज़ मेरी समझ में आ जाता था। मद्रास एक्सप्रेस कल्याण से निकलते ही बर्क रफ्तार बन गई। अगला बड़ा शहर पूना था, जो कल्याण से तकरीबन 138 किलोमीटर के फासले पर था। पूना से पहले लोनावाला के स्टेशन पर गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर पूना पर रुकी तो मैंने अपने आप को हजूम में छुपा लिया। यह बहुत बड़ा जंक्शन था। यहाँ मद्रास एक्सप्रेस ने कोई 15 मिनट लगाया। गाड़ी यहाँ से चली तो मैंने किसी हद तक सुख का सांस लिया। अब बड़ा शहर शवारपुर था, जो बहुत दूर था। शवारपुर भी खरिया से गुजर गया। अब ट्रेन आंध्र प्रदेश से गुजर रही थी। गुलबर्गा सुबह के वक्त आया। मुझे किसी जगह भी पुलिस की नकल हरकत नजर न आई। मैं खतरे की पहली लाइन से निकल चुका था। राठचोड़ पहुंचकर मैंने खाना खाया। यह चावल की रोटी थी, जिसे यहाँ के लोग चला कहते हैं। अब चाय की बजाय रेलवे स्टेशनों पर काफ़ी ज़्यादा मिलने लगी थी। सारा दिन ट्रेन का सफ़र जारी रहा। कई शहर आए और गुजर गए। शाम हो गई। रात के 9 बजे ट्रेन मद्रास सेंट्रल के अजीम रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई। अब मैं अपने आप को काफ़ी महफूज समझ रहा था। यहाँ दो सूबों के मबीन रब्ता की ज़बान अंग्रेज़ी है। अंग्रेज़ी का मियार यहाँ से बहुत बुलंद है। रेलवे कुली तक अंग्रेज़ी ज़बान में अपना मफहूम समझा लेते हैं। मुझे मद्रास से आगे मुंडा पंप कैंपनामी शहर जाना था, जहाँ ज़ेर ज़मीन एटमी प्लांट काम कर रहा था। मेरे सामने बहुत बड़ा मिशन था। मैं अकेला और अजनबी था। मैं इन लोगों की ज़बान से भी नावाकिफ़ था। बज़ाहिर मेरा मिशन एक नामुमकिन मिशन था। इस मुल्क ने अपने एटमी प्लांट के मरकज़ को दुश्मन जासूसों के लिए खुला नहीं छोड़ रखा होगा। कदम कदम पर हिफाजती इंतजाम किए होंगे। मेरे पास तो अब जहरीला सिगार भी नहीं था। मैं सिर्फ खुदा के सहारे और अपने अज़म के बल पर आगे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन अब आगे जाने से पहले मुझे कुछ मनसूबाबंदी की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि कुछ रोज़ मद्रास में क़याम किया जाए। मेरे पास भारतीय करेंसी भी ख़त्म होने वाली थी। बामुश्किल 500-600 रुपये बाकी रह गए थे। मुझे रुपयों का भी बंदोबस्त करना था। मुझे स्टेशन पर ही पता चला कि शहर में बड़े डाकखाने के पीछे किसी मुसलमान हाजी साहब की सराय है, जहां मुझे वाजबी किराए पर कमरा मिल सकता है। मैं टैक्सी लेकर उस सराय में पहुंच गया। यह 2 मंजिला बिल्डिंग थी। एक दाढ़ी वाले हाजी साहब कुर्सी लगाए बैठे थे। मैंने सलाम किया और उन्हें बताया कि मैं मलीर कोटला का पंजाबी मुसलमान हूँ और मेरा नाम उमर हियात है। स्पोर्ट्स गुड्स का धंधा करता हूँ और मद्रास में अपने माल का ऑर्डर बुक कराने आया हूँ। हाजी साहब ने मुझे 10 रुपये रोज़ पर एक छोटा सा नीम शिकस्ता कमरा दे दिया, जहाँ कोई पलंग नहीं था।
मैंने ज़मीन पर ही बिस्तर लगा लिया। तिरुचिरापल्ली जो कभी मेरा हेडक्वार्टर रह चुका था, यहाँ से बहुत दूर था, इसलिए मैं इत्मीनान से यहाँ टिक गया। मेरा इरादा हफ्ते भर से ज़्यादा ठहरने का नहीं था। इस दौरान में मुझे बाकायदा कोई मंसूबा बनाकर अपने मिशन पर रवाना होना था। काफ़ी सोचो विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे अल्लाह का नाम लेकर अपना टारगेट की तरफ रवाना होना चाहिए। टारगेट पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए और उसकी रोशनी में कोई फ़ैसला किया जाए। मेरे पास थोड़ी सी रकम रह गई थी। सबसे पहले मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने मद्रास की अजनास मंडी में एक मुसलमान बोपले की अड़हद की दुकान पर नौकरी कर ली। 2 माह यहाँ नौकरी करने के बाद मैंने इतने पैसे जमा कर लिए कि मुंडा पंप कैंप तक सफ़र कर सकता था और वहाँ कुछ रोज़ तक अपना खर्च भी चला सकता था। चुनाचे एक रोज़ मैं किसी को बताए बगैर मद्रास शहर के दूसरे बड़े स्टेशन एगमोर से कन्याकुमारी एक्सप्रेस में सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। यह भी एक तवील सफ़र था। मुझे भारत की निचली तकोन तक पहुंचना था। रास्ते में मेरे लिए ख़तरनाक जोन तिरुचिरापल्ली का स्टेशन भी आता था। यह स्टेशन कहीं आधी रात को जाकर आया। मैं डब्बे में ही छुप कर बैठा रहा। तिरुचिरापल्ली के बाद रामेश्वरम और मदवरई जैसे बड़े शहर भी गुजर गए। दूसरे दिन ट्रेन कोडेकनाल रोड के स्टेशन पर रुक गई। यहाँ इंजन तब्दील किया गया और धनुषकोडी की जानब ट्रेन का सफ़र दोबारा शुरू हो गया। धनुषकोडी भारत की जनूबी तकोन का सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन है। उससे आगे श्रीलंका और भारत का दरमियानी समंदर आ जाता है। मुंडा पंप कैंप उससे बहुत पीछे था। ट्रेन तीसरे पैर मुंडा पंप कैंप पहुंची तो मैं ट्रेन से उतर गया। यह इतना बड़ा शहर नहीं था, लेकिन एटमी प्लांट की वजह से इसकी अहमियत बढ़ गई थी और 2-3 नई कॉलोनियाँ आबाद हो गई थीं। इस अरसे में मुझे तामुल ज़बान में थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध हो गई थी। मैं शहर में आ गया। पुरानी तर्ज के फ्लैटों वाली इमारतों के अलावा एक मंजिला ढलानी छतों वाले मकान भी थे। सड़क के किनारे नारियल के दरख्त हवा में झूम रहे थे। यहाँ सिर्फ साइकिल रिक्शा चलते थे। पुलिस के सिपाहियों की नीली वर्दियाँ मद्रास पुलिस जैसी थीं। किसी सिपाही ने मेरी तरफ तवज्जो ना दी। मैंने एक मद्रासी होटल में जाकर खाना खाया, काफ़ी पी और शहर में आवारागर्दी करने लगा। सूरज गरूब हो रहा था, सुनहरी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। तामुल औरतें सियाह सुर्ख साड़ियों में मलबूस चली जा रही थीं। अचानक एक बाजार से गुजरते हुए मेरी निगाह एक सफ़ेद मैक्रो वैगन पर पड़ी। उस पर नीले अंग्रेजी हरूफ में मुंडा पंप अटामिक लिखा हुआ था। मैं ठुठक कर रह गया। यह वैगन एक स्टोर नुमा दुकान के सामने खड़ी थी, जिसकी पेशानी पर अंग्रेजी में जिगर लाला लॉन्ड्री सर्विस गवर्नमेंट कंडक्टर तहरीर था। सफ़ेद वैगन से मेली चादरों वगैरह के गट्ठर बाहर निकाले जा रहे थे। जब वैगन चली तो मैं दुकान में दाखिल हो गया। दुकान का उचकन पोश उधेड़ उम्र का मालिक काउंटर पर बैठा सिगार पी रहा था। एक मुलाजम काउंटर पर खड़ा रजिस्टर में इंदराज कर रहा था। मालिक के सांवले माथे पर महराब का निशान था। दुकान में मक्का और मदीना शरीफ के कत्ते भी लगे थे। मैंने लॉन्ड्री के मालिक के पास जाकर बड़े अदब से झुककर सलाम किया और कहा, हुजूर मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम उमर हियात है, आपकी इमदाद का तलबगार हूँ। लॉन्ड्री के मालिक ने मेरी तरफ गौर से देखा और कहा, तुम कौन हो? शिकल से तुम मद्रास या आंध्र प्रदेश के नहीं लगते, कहाँ से आए हो? मैंने इंतहाई दर्दनाक लहजे में उसे जो कहानी सुनाई वो ये थी कि मैं भारतीय पंजाब की मुसलमान रियासत मलेरकोटला का रहने वाला हूँ। मेरे वालिदैन मर चुके हैं। मेरे बाप ने मेरे नाम काफ़ी जायदाद छोड़ी, मगर मेरा चाचा उस जायदाद की खातिर मेरा दुश्मन हो गया और किराए के कातिल मेरे पीछे लगा दिया। मैं जान बचा कर दिल्ली भागा। कातिल वहाँ भी पहुँच गया। मैंने वहाँ से भी राह फरार इख्तियार किया और इस शहर में आ गया हूँ कि वो इतनी दूर नहीं आ सकेंगे। लॉन्ड्री का मालिक बड़ी तवज्जो से मेरी कहानी सुनता रहा। किबला मैं शरीफ और साहिब जायदाद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि मुझे अपनी लॉन्ड्री में कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए ताकि रिज़्क़ हलाल कमा कर अपना पेट भर सकूँ। इससे ज़्यादा मुझे किसी शय की ख्वाहिश नहीं है। आपके पास इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं किसी साहिब ईमान के यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। लॉन्ड्री के मालिक ने कदरे तवक्कुफ़ के बाद काउंटर पर खड़े लड़के से हैदराबादी उर्दू में पूछा कि बंदू को ड्यूटी से गैर हाजिर हुए कितने दिन हो गए हैं। लड़के ने रजिस्टर देकर कहा, आज उसे 7वां रोज़ है। मैंने बड़ी दिलसोजी से कहा, हुजूर मैं किसी की रोज़ी पर लात नहीं मारना चाहता। लॉन्ड्री के मालिक ने सिगरेट का गुल राख दान में झाड़ते हुए कहा, बंदू आ गया तो उसे किसी दूसरे काम पर लगा देंगे। बहरहाल तुम माँ से काम शुरू कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखो, अगर दुकान की कोई चीज़ इधर उधर हुई तो यहाँ की पुलिस मेरी खादिम है, तुम इस शहर से बाहर ना निकल सकोगे। मैंने कहा, किबला ख़ानदानी आदमी हो, ऐसी हरकत मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की।
गुलबर्गा लॉन्ड्री के मालिक को साहब वाजबी साहब कहकर पुकारते थे। वो हैदराबाद दक्कन का रहने वाला था और कई साल से यहाँ लॉन्ड्री चला रहा था। उसने मुझे अपनी लॉन्ड्री पर मुलाजिम रख लिया। रहने के लिए लॉन्ड्री के पीछे एक छोटा सा कमरा भी दे दिया, जहाँ लकड़ी के फर्श पर एक चटाई बिछी हुई थी। मेरा काम धुलाई के लिए आए हुए कपड़ों पर एक खास किस्म का निशान लगाना था। वाजबी साहब ने जब यह देखा कि मैं अच्छी खासी अंग्रेजी जानता हूँ, तो उन्होंने मुझे हिसाब किताब पर लगा दिया। मुझे वहाँ काम करते हुए 1 महीना गुजर गया। मैंने छोटी मोटी मूछें रख ली थीं, अपने हुलिये को ज़्यादा से ज़्यादा छुपाने की गर्ज से। मैं अपने सर पर हर वक्त कश्तीनुमा हैदराबादी टोपी पहने रखता था। मेरा लिबास भी हैदराबादी शुरफा जैसा ही था। इस दौरान मैंने एटॉमिक रिएक्टर से आने वाली वैगन का पूरा एक खास शेड्यूल नोट कर लिया था। यह वैगन महीने में 1-2 बार खास तारीख को मेले कपड़े, जिनमें ज़्यादातर चादरें होती थीं, लेकर आती और धुले हुए कपड़े लेकर वापस चली जाती थी। इस वैगन का ड्राइवर एक बूढ़ा तामुल हिंदू था, जो सफ़ेद गोल टोपी और सफ़ेद लंबा कोट पहनता था। मैंने वाजबी साहब को अपने हुस्न इखलाक से गुरविदा बना लिया था। मैं उनके साथ शाम की एक नमाज भी पढ़ता था। उसने एक बार मेरे गले में पड़े हुए मुक़द्दस नक्श के बारे में पूछा, तो मैंने बताया कि यह तावीज़ मेरी वालदा ने मरने से 2 रोज़ पहले मुझे दिया था और कहा था कि इसे कभी गले से न उतारना, यह तुम्हारी खुशनसीबी की अलामत है। वाजबी साहब बोले, बजा फरमाया मियाँ उमर हयात है, वालदा की दुआएं हमेशा हमारे साथ होती हैं। एटॉमिक रिएक्टर के बारे में वाजबी साहब की मालूमात वाजबी सी थीं। यह रिएक्टर शहर से 30 किलोमीटर दूर एक वीरान मकाम पर वाक़ था, जहाँ इजाज़त के बगैर कोई नहीं जा सकता था। वाजबी साहब को बस इसी कदर मालूम था कि इस एटमी मरकज़ में बिजली सप्लाई करने का कोई बहुत बड़ा जनरेटर तैयार हो रहा है, जिसकी मदद से भारत के सारे कारखाने दिन रात काम कर सकेंगे। एटमी रिएक्टर वालों ने अपने मुलाजमों को भी यही तासुर दे रखा था। इस एतबार से एटॉमिक सेंटर में सिर्फ चंद साइंसदान ऐसे होंगे जिनको असल बात का इल्म होगा, यानी ये कि उस जगह हाइड्रोजन बम के तजर्बे के लिए इब्तदाई काम हो रहा है। मुझे ये भी मालूम हुआ कि जो डॉक्टर और साइंसदान वहाँ काम करते हैं, उनकी रिहायशी कोठियाँ वहीं बनी हुई हैं और वो वहीं रहते हैं। वैसे वो जब चाहें शहर आ जा सकते हैं, लेकिन बकौल वाजबी साहब उनको बहुत कम शहर में देखा जाता है। मैंने एक हौसला अफजा बात यह भी नोट की कि महीने में एक बार हमारी लॉन्ड्री का एक शख्स वैगन में बैठकर किसी ज़रूरी दफ्तरी कार्रवाई के लिए एटॉमिक सेंटर जाता था। कभी कभी वाजबी साहब खुद भी चले जाते। इसके लिए उन दोनों को खास इजाज़तनामे मिले हुए थे, जो उन्हें वहां जाते हुए अपनी गर्दन में लटकाने पड़ते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वाजबी साहब को बुखार था। उस रोज़ लॉन्ड्री के आदमी को रसीदों पर दस्तखत कराने एटॉमिक सेंटर जाना था। दूसरा आदमी इत्तफाक से छुट्टी पर था। एटॉमिक सेंटर की गाड़ी जाने के लिए तैयार थी। मैंने वाजबी साहब से कहा, आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, मैं चला जाता हूँ।